हाय एवरीवन, हेलो, हाउ आर यू ऑल डूइंग? ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ आवर सेकेंड लेक्चर ऑन राइटिंग स्किल्स, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट सर्क्यूलर्स, मेमोज, फॉर्मल लेटर्स. ओके, सो लेट अस बिगिन. लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को क्या करवाया था? मैंने आप लोगों को रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग एंड वी हैड डन प्रेसीज. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू ऑफिशियल कम्युनिकेशन वाला चैप्टर. वी आर गोइंग टू डू दिस चैप्टर. अब एक बात मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये चैप्टर ना बहुत जन होते हैं जो छोड़ देते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम डोंट फाइंड सर्क्यूलर्स एंड मेमोज दैट इम्पोर्टेंट एंड दैट इज द रीजन दे लीव दिस चैप्टर. बट टू बी very honest guys, this chapter is this topic is one of the most scoring topic. Why? Because last examination में भी आपका ये टॉपिक में से आया था. ठीक है, दे हैड गिवन टू राइट अ सर्क्यूलर एंड सर्क्यूलर का फॉर्मेट एंड एवरीथिंग इज सो इजी दैट इजीली आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं. तो प्लीज इसको छोड़ के मत जाना, बिकॉज इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक इन योर राइटिंग स्किल्स. अगर आपको मिल जाता है, कंसिडर योर सेल्फ लकी. ओके, तो आज हम सर्क्यूलर्स, मेमोज और फॉर्मल लेटर्स को करेंगे. लेट्स बिगिन नाउ. तो देखो, सर्क्यूलर्स ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन वाला चैप्टर में से है. नाउ इसमें क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको देखना है यहाँ पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नोटिस करनी है यहाँ पे, इज दैट कि यहाँ पे ना आपका फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका फॉर्मेट करेक्ट होगा ना, यू विल इजीली गेट 3 आउट ऑफ 5. ठीक है ना? तो मेक श्योर करना कि आप अपने फॉर्मेट को बहुत अच्छे से करो. ठीक है, कंटेंट हार्डली आपका 3 to 4 लाइन्स होता है. कंटेंट इतना ज्यादा नहीं होता. जितना इंपॉर्टेंट कंटेंट आपका राइटिंग में, रिपोर्ट आर्टिकल में, रिपोर्ट राइटिंग में, प्रेसीज में था, उतना इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पे होता नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. ओके, तो यहां पे आपका एग्जामिनर मोस्टली देखता है कि क्या आपको फॉर्मेट आता है या नहीं. सो मेक श्योर करना कि आप इसके फॉर्मेट को अच्छे से करो एंड 2-3 प्रैक्टिस करोगे, आपको आराम से ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ. तो प्लीज देखिए, ऑफिशियल कम्युनिकेशन में द फर्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज आवर सर्क्यूलर्स. नाउ सर्क्यूलर्स क्या है? बेसिकली आप जब एक बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो हम क्या करते हैं, अगर सपोज जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, उनको अगर कोई चीज, कोई इंफॉर्मेशन अगर आप तक पहुंचानी है तो वो क्या करेंगे, वो एक सर्क्यूलर की तरह आपको देंगे. ठीक है ना? मतलब कि ये क्या होता है, एक तरीके का पेपर होता है, पैम्पलेट जैसे हम बोलते हैं, उस तरीके में सर्क्यूलर्स ये कर देते हैं. इट इज सर्क्यूलेटेड टू अ ह्यूज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. काफी सारे एम्प्लॉइज होते हैं, उनको सर्क्यूलर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड इट इज यूजर फ्रेंडली. बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है और यूजर फ्रेंडली होता है. इट इज यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पसेज. फॉर एग्जाम्पल, कोई मीटिंग है, मीटिंग में इन्विटेशन देना है, तो आप क्या करोगे, आप एक सर्क्यूलर्स दे दोगे सारे जनों को और वो मीटिंग में आ जाएगा. ये सारी चीजें लिखने को नहीं आएगी. ये मैं क्यों बता रही हूं, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि सर्क्यूलर होता तो होता क्या है. ओके, नाउ मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है ये मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है. फॉर्मेट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है. बी ऑन पॉइंट, बी डायरेक्ट एंड स्पेसिफिक. एकदम ऑन पॉइंट रहना है. यहां वहां हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर योर चिल्ड्रन, हाउ इज योर वाइफ, हाउ इज योर हस्बैंड, हाउ इज योर हेल्थ, ये सारी चीजें नहीं करनी है आपको. आपको डायरेक्ट पॉइंट पे आना है, एकदम स्पेसिफिक होना है, अप टू द पॉइंट रहना है. दैट्स इट. नाउ इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए. अगर आपको अपनी वोकैब्युलरी और अपना इंग्लिश दिखाना है, सो शो इट इन द आर्टिकल्स, इन द रिपोर्ट, इन द प्रेसीज, नॉट प्रेसीज, इन द आर्टिकल्स एंड इन द रिपोर्ट, बट डू नॉट शो इट हियर. एकदम सिंपल लैंग्वेज में करोगे, जितना लेमैन का लैंग्वेज हो सकता है उतना. शॉर्ट सेंटेंसेस होना चाहिए, ये नहीं लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखो. शॉर्ट सेंटेंसेस में आपको ये सर्क्यूलर्स खत्म करने हैं. समझ में आया? तो बेसिक्स आप समझ गए. लेट्स मूव ऑन विद द फॉर्मेट नाउ. अब फॉर्मेट देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है. तो फर्स्ट में आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, सर्क्यूलर नंबर सो एंड सो. ये जो नंबर है ना, ये आप कुछ भी लिख सकते हो, एनीथिंग. लेकिन क्या होता है, रोमन नंबर्स लिखने से थोड़ा फील आता है. यू रिमेंबर, अगर आप चाहते हो तो 015 भी लिख सकते हो, 45 भी लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी. लेकिन रोमन नंबर से थोड़ा ऑफिशियल का फीलिंग आता है, थोड़ा सा आपका ऑफिशियल पर्पस के लिए लगता है. सो बेसिकली आई वुड सजेस्ट कि आप रोमन डिजिट्स में लिखो. दिस इज माय सजेशन. नाउ सर्क्यूलर नंबर आपने लिख दिया, फिर आप इसी लाइन में थोड़ा सा यहां राइट हैंड साइड में आप डेट लिखोगे. डेट, और आज का डेट क्या है, सपोज आज का डेट है 12/04
2021। तो इस तरीके से नहीं लिख के आप कैसे लिखोगे, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, दैट इज ओके। आप यहाँ पे डेट लिखोगे, ठीक है ना, आपने यहाँ पे डेट लिखा, फिर आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिखोगे इन द मिडल, ये आपका मिडल में होगा। सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट मतलब कि आप जो सर्कुलर लिख रहे हो, जैसे कि इन्विटेशन फॉर द मीटिंग, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे इन्विटेशन फॉर द मीटिंग। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगी, डोंट वरी। इन्विटेशन फॉर मीटिंग, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर आप क्या लिखोगे, फॉर। अब हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सर्कुलर आपका सारे इंप्लॉइज के लिए हो सकता है कि कोई कोई सर्कुलर सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए हो, तो यहां पे लिखोगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसके लिए भी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फॉर लिखोगे और फिर आप अपना जो भी फॉर द इंप्लॉइज लिखोगे, और फिर आप यहाँ पे बॉडी लिखोगे और 5 सेंटेंसेस, मैक्सिमम 5 सेंटेंसेस में आप अपना सर्कुलर ओवर कर दोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 5 सेंटेंसेस में आप अपना सर्कुलर ओवर कर दोगे। क्लियर? तो देखो, लास्ट में फिर आप एक लाइन छोड़ोगे और यहां पे आप अपना नाम दोगे और डेसिग्नेशन दोगे। डेसिग्नेशन मतलब कि आप क्या हो, मैनेजर वगैरह, ये सारी चीजें। तो फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। क्या हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जल्दी से एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। तो प्लीज सी, ये आपका आरटीपी से लिया है। राइट अ सर्क्यूलर एड्रेसिंग टू द एम्प्लॉइज रिगार्डिंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन पावर एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी, और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट। आपको इस पे क्या लिखना है, आपको इस पे एक सर्क्यूलर लिखना है। तो प्लीज सी यहाँ पे क्या किया गया है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ बिफोर मूविंग फर्दर। अब आपका ना जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल और आरटीपी में दो डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए हुए हैं कोई चीजों का, तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप कंफ्यूज ना हो। वही चीज मैं यहां पे लेके आई हूं, ये आपका आरटीपी का फॉर्मेट है और ये जो आंसर है ये भी आपका आरटीपी से लिया गया है। ना आरटीपी में क्या किया गया है, आरटीपी में क्या किया गया है, ये जो आपका ऑफिशियल सर्क्यूलर, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट को ना लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है, यू आर सपोज टू राइट इट इन द मिडल, यू आर सपोज टू राइट इट इन द मिडल। व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज आपके जो मॉड्यूल में है ना वो आपका मिडल में है, तो मेक श्योर करना कि इस चीज को आप मिडल में लिखो। कहां लिखोगे? मिडल में लिखोगे। समझ में आया ना? तो ये ऑफिशियल सर्क्यूलर आपका कहां आएगा, ये आपका मिडल में आएगा। क्लियर? तो देखो यहाँ पे प्लीज, सर्क्यूलर नंबर सो एंड सो, फिर आपका डेट का फॉर्मेट देखो 13 नवंबर 2018। तो इस तरीके से लिखने से थोड़ा ऑफिशियल लगता है, तो इस तरीके से ही लिखोगे। अगर आप 13/11/2018 देते हो तो ये गलत नहीं होगा, बट इट विल नॉट बी काइंड ऑफ एन ऑफिशियल, इट वुडंट बी दैट ऑफिशियल जो आपका ये वाला फॉर्मेट आपको देता है। ठीक है? फिर ऑफिशियल सर्कुलर, अब सब्जेक्ट यहां पे है नहीं, यहां पे ऑफिशियल सर्कुलेशन की जगह आप लिख सकते थे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन पावर। क्या लिख सकते हो? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन पावर, ये भी आप लिख सकते हो यहां पे। ठीक है ना? मिडिल में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन पावर। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? ये लिखोगे। फिर आपने क्या लिखना है, आपने बॉडी लिखनी है और स्टार्ट कर देनी है। ठीक है? अब देखो, ड्यू टू अर्जेंट वर्क, जैसे आपका मन, कुछ भी लिख सकते हो, आपको थोड़ा बनाना पड़ेगा। ड्यू टू अर्जेंट वर्क रिक्वायरमेंट्स इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, द फॉलोइंग एम्प्लॉइज आर टेम्पोररीली शिफ्टेड टू द डिपार्टमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months। अब 2 months तो क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, आपको लिखना है विद इफेक्ट फ्रॉम सो एंड सो। आपने क्या किया, एक तरीके से एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि ड्यू टू, अब देखो एकदम पॉइंट पे आया है ये लोग, दे हैव कम अप एकदम डायरेक्टली पॉइंट पे, दे हैवंट बीन गोइंग हियर एंड देयर, हाउ आर यू डूइंग, आई होप ऑल इज गुड, हैप्पी दिवाली वगैरह वगैरह, दे हैवंट डन ऑल दैट, they have just come straight to the point, which is due to urgent work in the finance department, the following employees are temporarily shifted to the department for a period of 2 months with effect from 14 November 2018. They have done that, so you will also do that. समझ में आया? नेक्स्ट, फिर आपने अब देखो ये चीज को ना, बहुत सारे स्टूडेंट, जरूरी नहीं है टेबल बनाना, इट इज नॉट नेसेसरी। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने हिसाब से भी बना सकते हैं जैसे उनको ठीक लगेगा, बट सी, जब आप टेबल बनाते हो ना, द एग्जामिनर गेट्स अ विजुअली उनको बहुत अच्छा लगता है, विजुअली दे गेट इम्प्रेस्ड। सो व्हाट विल हैपन कि उनको मेहनत कम करनी पड़ रही है, पैराग्राफ को पढ़ने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। देखो, एक और चीज मैं वापस बताऊंगी, द मोर, जितना मेहनत आप एग्जामिनर से करवाओगे ना, एग्जामिनर उतनी ही मेहनत आपको करवाएंगे इस पढ़ाई करने में, सीए बनने में। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो मेक श्योर करना कि आप एग्जामिनर को चेक करने के लिए ना एकदम इजी तरीके दो। तो टेबल फॉर्मेट को चेक करने में ज्यादा इजी रहता है, एग्जामिनर विल गेट इम्प्रेस्ड है। सो मेक श्योर कि अगर ऐसा कुछ आता है, अगर आप उसको टेबल फॉर्मेट में कर सकते हो तो मेक इट इन अ टेबल वे,
गॉट इट? सो देखो यहाँ पे नेम, अब इंप्लॉइज को वो करना है, रीऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए इन लोगों ने एक टेबल बना दिया, इन लोगों ने नेम लिखा है, नेम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे इन लोगों ने दिया है ABCDEFGH, अब आप भी वैसे कर सकते हो। डेसिग्नेशन, अब कुछ भी करना है ना, कुछ भी, तो आपको जैसे ठीक लगेगा आप उस हिसाब से डेसिग्नेशंस लिखोगे और उनका डिपार्टमेंट्स लिखोगे, फिर उनकी करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखोगे कि कहां पे शिफ्ट कर दिया गया है, करेंटली कहां पे काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो आप उस हिसाब से अपना टेबल बनाओगे जैसे इन लोगों ने बनाया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? वेरी इजी। तो इस तरीके से आप टेबल बना दोगे, बहुत इजी हो जाएगा। फिर देखो, द अबव एम्प्लॉइज आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू मिस्टर एक्स हेड फाइनेंस एट 10 AM टुमारो। अब इसने लास्ट में एक एडिशन लाइन ऐड कर दिया। आप भी सोचो, देखो ये सब क्या है मैम, ये कैसे पता चलेगा, ये लाइन भी ऐड करना है यहाँ पे। तो जैसे हम लोग को दिमाग कैसे काम करेगा, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर इट विल वर्क ड्यूरिंग द एग्जाम, द मोर यू रीड द एग्जाम्पल्स, द RTPs, द टेस्ट पेपर्स, द मोर इट विल हेल्प यू टू राइट योर आंसर्स ड्यूरिंग द एग्जाम। ठीक है, ऑफिस टाइमिंग विल बी फ्रॉम 10 AM to 7 PM एंड सैटरडे विल बी अ वर्किंग डे, संडे विल बी द हॉलीडे। और फिर यहाँ पे नाम लिखोगे आप JKL, मैंने गलती से यहाँ कर दिया, इट विल बी एक लाइन छोड़ोगे और फिर लिखोगे JKL जो भी आपका नाम है, और फिर मैनेजर HR, ये आपका डेसिग्नेशन, ये आपका डेसिग्नेशन, ये आपका नेम, और फिर यहाँ पे जो भी आपको लिखना है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो सर्क्यूलर देखो कितना छोटा सा था। मैम क्या सर्क्यूलर को हमको बॉक्स में बनाना है? नॉट नेसेसरी, बिकॉज मॉड्यूल में आपको बॉक्स में नहीं दिया हुआ है, RTP में इन लोगों ने बॉक्स बनाया है, कहीं कहीं जगह बॉक्स नहीं भी बनाया है। सो इट इज नॉट नेसेसरी, बट इफ यू वांट यू कैन मेक इट इन अ बॉक्स, दैट विल नॉट हैम्पर योर मार्क्स। ओके, तो यहाँ पे समझ में आया आपको? क्या ये बात समझ में आ गई? सर्क्यूलर का फॉर्मेट एक और बार दिखा देती जल्दी से कि सर्क्यूलर का फॉर्मेट होता क्या है। तो बेसिकली आपको सर्क्यूलर नंबर लिखना है, उसी लाइन में आपको डेट लिखना है, फिर आपको एक लाइन छोड़ के आपको सब्जेक्ट लिखना है इन द मिडिल, एंड देन यू विल लीव अ लाइन एंड देन यू विल राइट फॉर हुम। जैसे यहां पे लिखा हुआ है फॉर ऑल द एम्प्लॉइज, वैसे ही आपने लिखना है फॉर हुम। यहां पे फॉर नहीं लिखा हुआ, आप लिखोगे यहां पे फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। समझ में आया ना? आप लिखोगे, प्लीज डू नॉट मिस इट। आप बोलोगे मैम RTP में नहीं है, मैं आपको 10 बार बता चुकी हूं, फॉलो योर मॉड्यूल, डू नॉट सी द RTP आंसर्स, बिकॉज RTP के जो सोल्यूशन होते हैं वो कोई और करता है, आपके BOS वाले जो मैनेजमेंट होती है वो कोई और होता है। जरूरी नहीं है जिसने आपकी मॉड्यूल बनाई है वही आपका RTPs बना रहा है। सो मेक श्योर करो कि फॉर ऑल एम्प्लॉइज जो आपके मॉड्यूल में है उसी को हम फॉलो करेंगे, उसी के साथ हम स्टिक रहेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? कंफ्यूजन का कोई कहानी नहीं है इधर में। तो यहां पे आप फॉर ऑल एम्प्लॉइज लिखोगे, मैं थोड़ा ढंग से लिख देती हूं। यहां पे आप क्या लिखोगे? फॉर ऑल एम्प्लॉइज। जैसे होगा, अगर प्रोडक्शन हेड को देना है तो प्रोडक्शन हेड को लिखोगे, जिसको भी देना है वैसे करके आप लिख दोगे। क्लियर? फिर आपने क्या करना है? बॉडी लिखना है और फिर नेम एंड डेसिग्नेशन लिखना है। दैट्स इजी। तो सर्क्यूलर इस बार आया था, आई एम वेरी श्योर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट इट राइट बिकॉज इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। नेक्स्ट चलते हैं मेमोज में। ये भी है, ये अभी तक इतना ज्यादा आया नहीं है, आई एम नॉट दैट श्योर कि ये आएगा क्या नहीं आएगा, बट ये आ भी सकता है सिंस लास्ट टाइम में सर्क्यूलर्स आए थे। तो मेमोज भी आपको दे सकते हैं, तो इसको हम छोड़ के नहीं जा सकते। प्लीज सी मेमोज क्या होता है। मेमोज भी आपका सर्क्यूलर की तरह होता है, बट ये और भी छोटा होता है और भी ज्यादा अप टू द पॉइंट होता है। ये देखो, ऑफिशियल कम्युनिकेशन विद इन द कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन रिटन फ्रॉम वन टू ऑल पर्सपेक्टिव, मतलब एक इंसान लिखता है सबके लिए लिखता है। ठीक है ना? फंक्शंस ऑफ मेमो टू रिमाइंड, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आज मीटिंग में आना है, एक रिमाइंडर, मैंने एक मेमो लिखा और आपको दे दिया, तो एक रिमाइंड करने के लिए, हाईलाइट, कोई चीज हाईलाइट करने के लिए, कोई चीज रिकाउंट करने के लिए, कोई चीज का रिकॉर्ड रखने के लिए, कोई चीज का इंफॉर्मेशन है इंस्ट्रक्ट करने के लिए, बेसिकली ये सारी चीजों के लिए आप क्या करते हो? मेमोस लिखते हो। एक इंसान 10 जनों को लिख सकता है। समझ में आया आपको? नेक्स्ट, इसको भी आपको शॉर्ट एंड सिंपल रखना है, इसको भी आपको डायरेक्ट और अप टू द पॉइंट जाना है, एकदम डायरेक्ट होना चाहिए, अप टू द पॉइंट होना चाहिए, एंड इसमें भी आपका फॉर्मेट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई? चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसका फॉर्मेट कैसा है? देखो फॉर्मेट बहुत सिंपल है। फॉर्मेट देखो, ये मिडिल में होगा। ऑफ कोर्स मैम, आप जब मिडिल में लिख रखे हो तो हम मिडिल में लिखेंगे। सबसे पहले कंपनी का नेम लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ABC कंपनी, फिर कंपनी का आप एड्रेस लिखोगे, ठीक है ना, और फिर उसके नीचे आप लिखोगे इंटर ऑफिस मेमो। इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि जैसे कि अगर आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है आपका, इस ऑर्गेनाइजेशन में 2 डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2। ये मेमो आपके इस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो ये हो गया आपका इंट्रा ऑफिस, है ना, इंट्रा ऑफिस मेमो हो गया। लेकिन सपोज अगर आपका एक और ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेमो इस ऑर्गेनाइजेशन से इस ऑर्गेनाइजेशन जा रहा है, तो ये हो गया इंटर ऑफिस।
मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, समझ में आया ना? तो इंटर ऑफिस मेमो हो गया। क्लियर? तो उस हिसाब से आप यहां पे भी एक लिख दोगे कि किस तरीके का मेमो है ये, वो आप अच्छे से देखोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और आप लिख दोगे। मेरी बात समझ में आ गई? जिस तरीके का क्वेश्चन है उस तरीके का। नेक्स्ट क्या करोगे, एक लाइन छोड़ोगे यहां पे और फिर आप लिखोगे डेट, फिर आप लिखोगे टू, किसको लिख रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन हेड को लिख रहे हो तो प्रोडक्शन हेड, फ्रॉम मैनेजर, एचआर, जो भी, फ्रॉम सेल्स हेड, तो उस तरीके से टू फ्रॉम लिखोगे। रेफरेंस, अब रेफरेंस का मतलब क्या होता है मैम? अब सपोज फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि रेफरेंस में आपका इनवॉइस नंबर वगैरह आता है। वी विल टेक अ एग्जांपल, देन यू विल अंडरस्टैंड, बट जस्ट नोट द फॉर्मेट राइट नाउ। डेट लिखोगे, टू लिखोगे, फ्रॉम लिखोगे, रेफरेंस लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ दोगे और फिर सब्जेक्ट लिखोगे और फिर अपना बॉडी लिखोगे। मेरी बात समझ में आ गई क्या? ये वाला फॉर्मेट समझ में आया? लेट्स मूव विद एन एग्जांपल तो आपको और क्लियर हो जाएगा। प्लीज देखो, अ मेमो लेटर इन्फॉर्मिंग द ऑफिस मैनेजर अबाउट द परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर। एक ऑफिस फर्नीचर के लिए आपको एक मेमो लिखना है कि हमने ऑफिस फर्नीचर खरीदा है। तो यहां पे देखो एबीसी लिमिटेड, कंपनी का नाम आया ना, कंपनी का नाम आया, फिर कंपनी का एड्रेस आ गया, नेहरू नगर, न्यू दिल्ली, फिर उसके बाद आपने इंटर ऑफिस मेमो लिखा है। मतलब कि क्या हो गया कि एक ऑफिस मैनेजर है जो परचेज वाले को बोल रहा है कि ऑफिस फर्नीचर खरीद रहा है हम, अबाउट द परचेज ऑफ द ऑफिस फर्नीचर। अभी किसको लिख रहा है? ऑफिस फर्नीचर अबाउट द परचेज ऑफिसर को ही लिख रहा होगा, तो हमने इंटर ऑफिस मेमो कर दिया क्योंकि मे भी अलग अलग जगह में है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप इंटर ऑफिस मेमो लिख दो कि कहां से कहां जा रहा है, वी डोंट नो। नेक्स्ट देखो, फिर एक लाइन छोड़ा हमने, फिर हमने क्या किया, डेट लिखा, डेट 24 दिसंबर 2020 टू ऑफिस मैनेजर एंड फ्रॉम मिस्टर XYZ परचेज मैनेजर। यहां पे भी आप नाम लिख सकते हो, टू मिस्टर ABC ऑफिस मैनेजर एंड फ्रॉम मिस्टर XYZ परचेज ऑफिसर। और फिर रेफरेंस। अब बच्चा रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस का मतलब होता है, यहां देखो, यहां आपने परचेज की बात करी है, यहां आपने ऑफिस फर्नीचर खरीदा है उसकी बातें चल रही है, तो यहां आप इनवॉइस नंबर डालोगे। इनवॉइस नंबर, सपोज फॉर एग्जांपल MM095, ये हो गया इनवॉइस नंबर। तो मतलब कि किसके रेफरेंस पे आप ये लिख रहे हो? आपने मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको रेफरेंस डालना है। हम यहाँ पे परचेज ऑफ फर्नीचर मांग रहे हैं, तो मतलब हमने फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर खरीदेंगे तो हम एक इनवॉइस लेंगे ना, उसका इनवॉइस हमको मिलेगा, तो वो इनवॉइस नंबर यहां डाल दो। दैट इज नोन एज परचेज रेफरेंस, कि किसके रेफरेंस से आप बात कर रहे होते हैं। ओके, समझ में आया? नाउ सब्जेक्ट देखो, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर, आपने सब्जेक्ट भी लिखा, एक लाइन आपने छोड़ा और आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर आपने एक लाइन छोड़ना है और फिर आप अपना टॉपिक स्टार्ट करोगे। टॉपिक देखो प्लीज बच्चा, एज डिजायर्ड द ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ ऑफिस फर्नीचर हैज बीन प्लेस्ड विद द सागर फर्नीचर मैट। अब ये सब आपको डिटेल्स नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, बट यू हैव टू मेक इट अप। ये कैसे होगा मैम? जितना ज्यादा आप लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा हाउ यू आर सपोज टू राइट। यू हैव टू मेक फ्यू इंफॉर्मेशन ऑल्सो, क्योंकि आप क्या लिखोगे फिर, और खाली इतना लिख के छोड़ नहीं सकते। तो हैज बीन प्लेस्ड विद द सागर फर्नीचर मार्ट, किरबी प्लेस, न्यू दिल्ली। द चेयर्स एंड टेबल्स विल बी सप्लाइड इन मल्टीपल लॉट्स, द ऑर्डर विल बी कंप्लीटेड इन 10 days। तो ये एक तरीके से आपने इंफॉर्मेशन दे दी है टू द परचेज मैनेजर कि देखो ऐसा ऐसा बात है, हमने ऐसा ऐसा ऑर्डर दे दिया है और आ जाएगा सामान इन द मल्टीपल लॉट। समझ में आया? तो मेमो खत्म, यहां तक आपका मेमो डन। यहां पे कोई नेम और डेसिग्नेशन नहीं जाता है, बिकॉज आपने नेम और डेसिग्नेशन यहीं पे लिख दिया है। नेम और डेसिग्नेशन सारी चीजें यहीं पे लिख देती हो, तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या आपको समझ में आया? एक और एग्जांपल ले ले, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ड्राफ्ट मेमो लेटर अप्राइजिंग द एम्प्लॉइज of all the branches about the suspension order of an employee of the same office। अब आपको क्या करना है? आपको ब्रांचेस, एक ऑफिस में एक इंसान को आपने सस्पेंड किया है, तो बाकी ब्रांचेस को आपको बताना है कि देखो भाई साहब इसको सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है ना? आप बता रहे हो, तो देखो समृद्धि बैंक लिमिटेड, नेहरू नगर, न्यू दिल्ली, इंटर ऑफिस मेमो। सिंपल एज दैट, लिख दिया आपने। फिर एक लाइन छोड़ दो, डेट लिखा आपने, टू ऑल द ब्रांच मैनेजर, सारे ब्रांच मैनेजर्स को, मिस्टर नरेश कोचर, अब फ्रॉम होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे फ्रॉम होगा, फ्रॉम मिस्टर नरेश कोचर जनरल मैनेजर, और रेफरेंस। अब रेफरेंस क्या? सस्पेंशन लेटर हो सकता है ना, तो यहां पे लिख दो सस्पेंशन लेटर। या फिर अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए ना कि मैम क्या लिखेंगे रेफरेंस, तो यहां पे कोई भी डिजिट डाल दो, जैसे कि SS सस्पेंशन लेटर हो गया ना, SS001 हो गया। ऐसे करके आप अपनी मर्जी से कुछ एक रेफरेंस नंबर डाल के आ जाओ। समझ में आ गया आपको? दैट डजंट मेक सेंस। जरूरी नहीं है कि एकदम सेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास है नहीं, वी डू नॉट नो। तो यहाँ पे SO लिख दो, सस्पेंशन ऑर्डर, और 001। क्लियर? नेक्स्ट
सब्जेक्ट अप्रेजल ऑफ कैशियर डिसमिसल, मतलब अप्रेजल ऑफ कैशियर डिसमिसल, आपने कैशियर को हटा दिया है. दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू दैट मिस्टर XYZ कैशियर ऑफ समृद्धि बैंक विलासनगर ब्रांच हैज बीन सस्पेंडेड ऑन द चार्ज ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड. मतलब उसने कुछ घोटाला किया पैसों के साथ, यहां का पैसा वहां, वहां का पैसा यहां. ऑल कंसर्न्ड आर रिक्वेस्टेड टू अब्सटेन फ्रॉम ट्रांजैक्शन फ्रॉम विद इन विद हिम. सारे जनों को अब्सटेन किया गया है कि कोई भी ट्रांजैक्शन इसके साथ न करे. अब्सटेन का मतलब रेस्ट्रिक्ट करना, रोकना. द बैंक अथॉरिटीज विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ मिसहैप. और बैंक अथॉरिटीज विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ मिसहैप. मिसहैप मतलब अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो बैंक अथॉरिटीज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी. दैट्स इट. आपने एक मेमो बना दिया, उसको भेज दिया. समझ में आया आपको? वेरी इजी, राइट? तो ये था आपका मेमो का फॉर्मेट. सर्क्यूलर भी आप समझ चुके हैं. देखो और भी बहुत सारे मैंने सर्क्यूलर्स लिखे हैं जो आप देख सकते हो. ये सारे आपके आरटीपी और लास्ट ईयर पेपर से लिया गया है, ठीक है ना. एवरीथिंग हैज बीन टेकन फ्रॉम योर आरटीपीज एंड लास्ट ईयर पेपर्स. तो आप इसको गो थ्रू करके समझ सकते हो हाउ यू आर सपोज टू राइट इट. मेरी बात समझ में आ गई? तो लेटर और मेमो और सर्क्यूलर आपका यहीं पे खत्म. लेट्स मूव ऑन फर्दर विद द फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर आप अपने बचपन में भी लिखते रहे हो, आपको पता है किस तरीके से लिखना है. यू ऑल ऑलरेडी नो. फॉर्मल लेटर का एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है ना. और आप बचपन में इतना लिखे हो कि आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो रिटन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है. इसको एक पोलाइट वे में लिखना है. यहां पे डू नॉट यूज एब्रीविएशंस. आप एब्रीविएशंस यूज नहीं कर सकते. बी फॉर्मल एंड टू द पॉइंट. एकदम फॉर्मल रहना है और एकदम पॉइंट में रहना है. सारे ऑफिशियल कम्युनिकेशन आपका पॉइंट पे ही रहना चाहिए, ये आपको पता है. नेक्स्ट, रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पसेज लाइक फॉर्मल. अभी क्यों लिखा जाता है? ये लिखा जाता है फॉर्मल इन्विटेशन के लिए, कंप्लेन के लिए, इंक्वायरी के लिए, जॉब एप्लीकेशन के लिए. यू ऑल नो दिस, राइट? एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स. जैसे कि बिजनेस लेटर्स हो गए. बिजनेस लेटर्स मतलब कि किसी से ऑर्डर लेना है, किसी का आपको सप्लाई करवाना है, बेसिकली बिजनेस लेटर्स हो जाते हैं. फिर होता है लेटर्स फॉर सिविक प्रॉब्लम्स. 3 टाइप के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में. ये जो फॉर्मल लेटर्स है ये आपके 3 टाइप के आ सकते हैं. नंबर 1 आएगा आपका बिजनेस लेटर्स, जो हो गया जैसे कि इससे ऑर्डर लेना है वगैरह वगैरह, इसको आपको बताना है कि आपके पास प्रोडक्ट्स आ गए हैं, डिस्काउंट मिलेगा तो खरीद लो बोल के, मतलब वैसा बिजनेस लेटर्स. फिर हो गया लेटर्स फॉर सिविक प्रॉब्लम. सिविक मतलब कि जैसे कि पुलिस को कंप्लेन करना है कि देखो मेरे मोहल्ले में इतना प्रॉब्लम्स हो रहा है बट नो वन इज टेकिंग एन एक्शन. ये गवर्नमेंट ऑफिशियल की मेरे मोहल्ले में वाटर सप्लाई नहीं आ रहा है, प्लीज टेक एन एक्शन. म्यूनिसिपैलिटी को भी वैसा. तो ये हो गया सिविक प्रॉब्लम्स, ठीक है. फिर हो गया नेक्स्ट आपका जॉब एप्लीकेशन की जॉब एप्लीकेशन करते टाइम पे आपको किस तरीके का लेटर लिखना है. तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं. दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो इसको भी, इसमें भी आपका फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर्मेट को एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है. नेक्स्ट, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर ना बहुत इजी है मैम, हमको बचपन से हम करते आए हैं, हमको पता है. तो प्लीज एक बार फटाफट से देख लेते हैं. सेंडर्स एड्रेस डालोगे, आपको पता है जो भेज रहा है उसका एड्रेस. फिर आप डेट डालोगे, राइट, आपको पता है. फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर आप डेट डालोगे, फिर आप एक लाइन छोड़ोगे, फिर जिसको भेज रहे हो, जैसे कि टू द मैनेजर, तो डेसिग्नेशन ऑफ द पर्सन यू आर सेंडिंग टू. आप मैनेजर को भेज रहे हो तो टू द मैनेजर और फिर नेम ऑफ द एड्रेसी, उसका नाम भी मिस्टर XYZ, फिर उसका एड्रेस. समझ में आया? तो ये एक साथ लिख दोगे, टू द मैनेजर XYZ सो एंड सो, पूरा एक साथ. फिर आप एक लाइन छोड़ोगे, फिर आप सैल्यूटेशन दोगे. सैल्यूटेशन का मतलब हो गया डियर सर. हमेशा डियर यूज करना है बच्चा, हमेशा. रिस्पेक्टेड ये वो नहीं यूज करो, डियर सर यूज करो. दैट्स इट, खत्म बात यहीं पे. समझ में आ गया ना? डियर सर. फिर आप एक लाइन छोड़ोगे और आप सब्जेक्ट लिखोगे. सब्जेक्ट आपको समझ में आता ही है कि सब्जेक्ट जैसे कि किसके लिए, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी वगैरह वगैरह. कंटेंट लिखोगे. अब फिर एक लाइन छोड़ोगे एंड देन यू विल स्टार्ट. ये सारी चीजें आपकी लेफ्ट हैंड साइड से होगी, सारी चीजें आपकी लेफ्ट हैंड साइड से होगी, ठीक है. फिर आप कंटेंट लिखोगे. अब कंटेंट में क्या है प्लीज देखना. कंटेंट में आपका क्या क्या आएगा, इंट्रोडक्शन लिखोगे. दिस इज विथ रेफरेंस टू. अब इंट्रोडक्शन में मैं आपको एक हेडिंग बता देती हूँ, आप याद कर सकते हो. दिस इज विथ रेफरेंस टू सो एंड सो. यह याद कर लो, इससे स्टार्ट कर सकते हो. विथ रेफरेंस टू, फिर आप इससे स्टार्ट कर सकते हो. फिर आपने इंट्रोडक्शन दिया, फिर आप एक लाइन छोड़ोगे, फिर आप बॉडी लिखोगे, फिर आप एक लाइन छोड़ोगे, फिर कंक्लूजन दोगे. समझ में आ गया? फिर आप एक लाइन छोड़ोगे और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दोगे. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब थैंकिंग यू. क्या हो गया? थैंकिंग यू, ठीक है ना. फिर आप सिग्नेचर ऑफ द सेंडर, फिर आप एक लाइन छोड़ोगे, फिर आप लिखोगे योर्स फेथफुली. योर्स फेथफुली ही लिखना है हमेशा.
योर्स फेथफुली, फिर आप अपना जैसे मैंने एकता लिखा है और अपना डेसिग्नेशन दोगे, बात खत्म। मेरी बात समझ में आ गई? एक एग्जाम्पल देते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये देखो, यू आर द मैनेजर ऑफ ओल्ड वर्ल्ड टावर एंड यू रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ लेटर हेड एंड बिजनेस कार्ड्स फ्रॉम एबीसी स्टेशनरी किंग। आप एक क्या हो? आप एक मैनेजर हो ओल्ड वर्ल्ड टावर के, और आपको लेटर हेड, आपको क्या मिला है? आपको ऑर्डर मिला है ऑफ लेटर हेड एंड बिजनेस कार्ड्स का। द ऑर्डर वॉज कंप्लीटेड ऑन टाइम एंड द क्वालिटी ऑफ पेपर यूज्ड वाज नॉट अप टू द मार्क। ऑर्डर आपका टाइम पे हो चुका था लेकिन क्वालिटी अच्छा नहीं था। राइट अ फॉर्मल लेटर कंप्लेनिंग अबाउट द सेम। तो आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना है कि आपको कंप्लेन करना है। चलो देखो जी, तो आप सेंडर हो। सेंडर कौन है? ओल्ड वर्ल्ड टावर 16। ये सेंडर्स एड्रेस हो गया ना, ये क्या हो गया? सेंडर्स एड्रेस हो गया, ठीक है ना। फिर आपने एक लाइन छोड़ी और आपने डेट लिखा, ये आपका डेट हो गया। फिर आपने एक लाइन छोड़ी, फिर मैंने आपको क्या बताया था? डेसिग्नेशन लिखोगे, नाम लिखोगे और फिर एड्रेस लिखोगे। ये सारी आपने एक जगह लिख दी। फिर आपने एक लाइन छोड़ा, फिर आपने सैल्यूटेशन दिया, डियर सर, डियर मैडम। अगर आपको पता है लड़का है तो सर दे दो, अगर आपको पता है लड़की है तो मैडम दे दो, अगर आपको नहीं पता है तो सर या मैडम लिख दो, ऐसे ऑब्लिक करके, ठीक है। फिर आपने एक लाइन छोड़ी और आपने सब्जेक्ट लिखा, कंप्लेन अगेंस्ट ऑर्डर नंबर सो एंड सो। अब ऑर्डर नंबर तो दिया हुआ नहीं था, तो मैम क्या करे? तो बच्चा अपने आप से बनाओ, मन से बनाओ, है ना। थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा? उसको बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन खुद से डालनी पड़ेगी। फिर आपने एक लाइन छोड़ी और आपने लेटर लिखना है, दिस इज विद रेफरेंस टू द ऑर्डर नंबर सो एंड सो प्लेस्ड ऑन सो एंड सो। एक्स एक्स लिख के मत आना, यहाँ पे प्रॉपर डेट लिख के आना। कंप्राइजिंग 2 आइटम्स दैट इज लेटर हेड्स एंड बिजनेस कार्ड, साइजेस मेंशन्ड इन द ऑर्डर डिटेल्स। We were assured of receiving the order latest by so and so. Firstly, the order was received much past the promised delivery date. पहले तो बहुत ज्यादा लेट मिला हमें, and the quality and the design भी वो नहीं था जो हमने सैंपल से सिलेक्ट किया था, सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं था। तो ये देखो, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया बच्चा, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ये आपका बॉडी हो गया, ये आपका बॉडी हो गया। यहां पर आप एक लाइन छोड़ सकते हो, ठीक है ना, एक लाइन छोड़ सकते हो। नेक्स्ट आपने एक लाइन छोड़ी और काइंडली इंश्योर दैट द ऑर्डर इज प्लेस्ड लेटेस्ट बाय सो एंड सो, फेलिंग विच पेमेंट विल बी स्टॉप्ड एंड द ऑर्डर विल बी कैंसिल्ड। आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल एज सुन एज पॉसिबल। ये आपने कंक्लूजन दे दिया भाई साहब, ठीक है ना, कंक्लूजन दे दिया। अब उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ी, फिर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब प्लीज ये मत डालना, ये मत डालना, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आपने डाल दी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज डाल दी। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज डालने के बाद आप क्या करोगे? आप योर्स ट्रूली मत डालना, यहां पे लिखना योर्स फेथफुली, हमेशा योर्स फेथफुली ही डालोगे आप, मेरी बात समझ के। फिर आपने क्या लिखा? XYZ अपना नाम लिखा, फिर अपना जनरल मैनेजर, आपका डेसिग्नेशन लिखा। समझ में आ गई? इजी ना, बहुत इजी है, ये आपने किया है बचपन में। तो ये था आपका लेटर का फॉर्मेट। उसी तरीके से मैंने और भी लेटर्स दिए हैं, इस सबको आप देख सकते हो। ये थैंक्स एंड रिगार्ड्स भी चलेगा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ओके, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पे मिस्टर खान सेल्स, ये ठीक है। और ये जो है, हाँ ठीक है, चलो, और भी आपको लेटर्स मैंने दिया है, ये सारे लेटर्स आप देख सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से, जिससे कि आपका क्या होगा, ये तीनों टॉपिक आपकी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आई होप आपको सर्क्यूलर्स, मेमोज एंड फॉर्मल लेटर्स एकदम अच्छे से समझ में आ चुका है। प्लीज मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, प्लीज मेक श्योर दैट आप आरटीपीज और ये सारी क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे लाई हूं वो भी आपके आरटीपीज और लास्ट ईयर पेपर्स के ही क्वेश्चन है। तो एक बार इसको गो थ्रू करना, एक बार खुद से प्रैक्टिस करना। आई एम वेरी श्योर कि आप अपने राइटिंग स्किल्स में 15 में 15 आराम से ले आओगे। 15 में 15 नहीं भी लाओगे तो 15 में 12, 13 तो आप लेके ही आओगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वाज वेरी नाइस हैविंग यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारे नोट्स प्रोवाइडेड है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड डू गिव मी अ थम्स अप। प्लीज लाइक कर दीजिएगा मेरी क्लास को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले टू come up with more and more classes for all of you. Thank you so much. See you in the next class.